आप कहते रहिए कि दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान यहीं मिला। लोकतांत्रिक तरीके से होने वाला चुनाव सबसे पहले यहीं हुआ, लेकिन अब तो चुनाव का आगाज कुछ इस तरह हो रहा है। वो भी कोरोना काल में। जरा देखिए, कौन है इसमें जिसे लोकतंत्र की चिंता है या कोरोना का डर है। डंडों से सरेआम किसी की पिटाई करने के बाद ये अपने नेता की जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। कोरोना आने के बाद बदली दुनिया में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले भारत का सबसे युवा राज्य। पिछले चुनाव में इसने मोदी के विजय रथ को रोककर पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया था। करेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी तमाम जरूरी बातें। देखते रहिए सॉलिड बात। बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा वोटर 243 सीटों के लिए मतदान करेंगे। 3 फेज में वोटिंग होगी और 10 नवंबर तक पता चल जाएगा कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। सबसे पहले देखते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना आने के बाद चुनाव को लेकर क्या हुआ। शुरुआत में कई देशों ने चुनाव टाले, ये सोच के कि कोरोना टल जाएगा, लेकिन न तो कोरोना के खत्म होने का कोई लक्षण दिखाई दिया और न ही कोई सटीक भविष्यवाणी हुई। ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों को आगे बढ़ाना ही सही माना गया। लगभग 60 देशों ने चुनाव टाले, 1 दर्जन से ज्यादा देश ने चुनाव करवाए। इनमें से कई देशों में चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज बहुत घट गया, जबकि कई देश ऐसे थे जहां कोरोना के दौरान चुनाव होने की वजह से कोरोना का संक्रमण बहुत तेज हो गया। साउथ कोरिया में चुनाव हुए, कामयाबी से हुए, लेकिन वहां कोरोना पूरी तरह कंट्रोल में था, एक भी मामले नहीं हो रहे थे। पोलैंड और फ्रांस में भी चुनाव हुए, वहां लोगों के बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, उनके पास साधन भी है। बिहार में चुनाव एक बड़ा पर्व होता है, साथ ही यहां कोरोना भी अभी काफी जोरों पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही अब तक 900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद ना तो 2 गज की दूरी है और ना ही मास्क, लेकिन चुनाव आयोग तो इसे हल्के में नहीं ले सकता। तो पालन चाहे जितना हो या ना हो, चुनाव आयोग ने तो कह दिया है कि इस बार प्रचार बहुत सीमित होगा। डोर टू डोर कैंपेन में अधिकतम 5 लोग होंगे, रोड शो में अधिकतम 5 गाड़ियां होंगी और वो कहीं रुकेंगे नहीं। इसी तरह उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन भी ऑनलाइन ही भर सकते हैं। वोटरों के लिए भी इस बार कई इंतजाम किए गए हैं। 80 साल से अधिक उम्र वाले पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे। इसी तरह जो क्वारंटाइन या पॉजिटिव हैं उन्हें भी यह सुविधा दी गई है, लेकिन अगर ये लोग बटन दबाकर ही वोट देना चाहें तो वोटिंग का अंतिम 1 घंटा इनके लिए सुरक्षित रखा गया है। वोटिंग का ड्यूरेशन भी इस बार 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। इसी तरह कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी कई एहतियातन इंतजाम किए गए हैं। तो क्या कोरोना के इस दौर में यह चुनाव इंटरनेट पर लड़ा जाएगा? भारत के चुनाव में सोशल मीडिया पहले से ही काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अब इस चुनाव में तो कहने वाले कह रहे हैं कि ये अधिकांश तौर पर फेसबुक से डिसाइड होता है। बड़े बड़े नेता भी फेसबुक पर रैलियां कर रहे हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि टेलीफोन और इंटरनेट की कनेक्टिविटी के मामले में बिहार बहुत पीछे है। टेलीडेंसिटी में देश के सबसे पीछे चल रहे राज्यों में बिहार है। इसी तरह से यहाँ पे 100 में सिर्फ 32 लोगों के पास इंटरनेट सुविधा मौजूद है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे यह औसत 54 है। पिछले कुछ समय से सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बवाल मचा हुआ है। बिहार में नेता तो नेता, यहाँ के डीजीपी भी इसी के सहारे अपनी नैया पार लगा लेना चाहते हैं। बताइए, इतने बड़े राज्य के पुलिस महकमे के बॉस थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया चुनाव लड़ने की उम्मीद में। तो कितना अहम होगा बिहार के चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, और क्या होंगे दूसरे मुद्दे? भारत दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। यहाँ की लगभग 50% जनता 25 साल से कम उम्र की है, और भारत में भी सबसे युवा है बिहार।
यहाँ 58% जनता 25 साल से कम उम्र की है। लेकिन इस युवा आबादी का सकारात्मक लाभ तब होता है जब इसे पर्याप्त रोजगार मिले, शिक्षा मिले और साथ ही इसे उत्पादक बनाया जा सके। प्राचीन काल से ही ये राज्य सत्ता और शक्ति का ही नहीं, कला और संस्कृति का भी केंद्र रहा है। महान मौर्य साम्राज्य यहाँ हुआ, दुनिया को बौद्ध धर्म मिला, भगवान महावीर हुए, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह यहीं हुए, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हुआ। लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ दशकों से यहाँ की राजनीति पूरी तरह से जाति, धर्म और अपराध के चुंगल में फंसी हुई है। ऐसे में बिहार आर्थिक और सामाजिक विकास की राह में लगातार पिछड़ता जा रहा है। बिहार ने अभी अभी बाढ़ का दंश झेला है। 80 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। कोरोना के दौरान भी न तो कहीं कायदे का अस्पताल दिखा, न कोई स्वास्थ्य सुविधा। इतनी बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, रोजगार नहीं है, किसान परेशान हैं, शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इसके बावजूद सभी जानते हैं कि इस बार भी चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य या खेती जैसे मुद्दे नहीं होंगे, बल्कि जाति, धर्म और ताकत के जोर पर ही चुनाव जीते जाएंगे। इस राज्य में रोजाना हत्याएं हो रही हैं। इसके बावजूद सत्ता में बैठे नेता सुशांत के न्याय के पोस्टर लगा रहे हैं। बिहार का पिछला चुनाव जो 2015 में हुआ था बेहद दिलचस्प था। उससे ठीक पहले 2014 में मोदी ने लोकसभा चुनाव जीता था और पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी। इसके बावजूद यहाँ की 243 में से 178 सीटें नीतीश और लालू के महागठबंधन को मिली। लालू की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी महागठबंधन की। इसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने बीच में ही पलटी मारी और साथ ही भाजपा के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए पिछले साल। इस दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने भाजपा और नीतीश के गठबंधन को खूब पसंद किया। 40 में से 39 सीटें इस गठबंधन को दी। विपक्ष के पास जहां मुस्लिम और यादव मतदाताओं का आधार है, वहीं कांग्रेस के कुछ परंपरागत वोटर भी साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश और भाजपा के गठबंधन के पास इस बार ज्यादा बड़ी संख्या में जातियों का समर्थन है। अगड़ी जातियां और गैर यादव ओबीसी तो इनके साथ हैं ही, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी भी इनके साथ हैं। साथ ही रामविलास पासवान के अलावा जीतन राम मांझी के भी इस बार साथ हो जाने की वजह से कई दलित जातियां भी इनके साथ होंगी। बिहार की राजनीति में ये चुनाव एक और वजह से दिलचस्प है। ये ऐसा मौका है जब एक पीढ़ी अपने ढलान पर है, जबकि दूसरी पीढ़ी ने अभी ठीक से जगह नहीं ली है। आज से 45 साल पहले जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के 3 चेले एक साथ थे, नीतीश कुमार, सुशील मोदी और लालू यादव। पिछले 30 साल से इन लोगों ने ही बिहार पर राज किया है। लेकिन अब लालू जेल में हैं और उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी को आगे कर दिया है। रामविलास पासवान ने भी अपने चिराग को आगे कर दिया है। नीतीश और सुशील मोदी लंबी पारी खेल चुके हैं और अब नई पीढ़ी में इनको लेकर बहुत अधिक रोमांच नहीं है। ये मौका है जब बिहार के लोगों को यह सोचना होगा कि जब उनका इतना गौरवशाली इतिहास है, इतनी युवा और ऊर्जावान आबादी है, इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, तो फिर उन्हें बेहतर सत्ता और शासन क्यों नहीं मिल सकता? सत्ता में जो भी आए वो उन पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बना सकते कि वो बेहतर विकास और सामाजिक समरसता के लिए काम करें? आपको क्या लगता है, बिहार के चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और बात सॉलिड लगे तो अपनों से शेयर करना ना भूलें।